नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाइन इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 2 दिसंबर 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के लिए हो, सभी एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का हम मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, यू हैव गॉट टू गेट अप एवरी मॉर्निंग विथ डिटर्मिनेशन इफ़ यू आर गोइंग टू गो टू बेड विथ सेटिस्फैक्शन। मतलब देखिए, यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आप हर एक दिन जब भी उठते हैं, ठीक है, तो एक डिटर्मिनेशन के साथ उठिए और जब आप सोने के लिए जाइए तो एक सेटिस्फैक्शन के साथ सोने के जाइए। समझ में आ रहा है कि यानी कि आप दिन का पूरा यूटिलाइजेशन किए हैं कि नहीं, वो आपको एट द एंड ऑफ द डे जब आप स्लीप करने के लिए जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आज मैंने क्या पाया और क्या सीखा। ठीक है, इसलिए तो वो सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। तो यानी कि आप दिन भर मेहनत कीजिए और फिर शाम को आप इवेल्युएट कीजिए, अपने आप को देखिए, जांचिए कि आप कहाँ पे मतलब कितना मेहनत किया और सेटिस्फाई हो पाए कि नहीं। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है? तो देखिए, दक्षिण एशियाई साउथ एशियन कंट्री बन गया है और ये बना है नेपाल। सेम सेक्स मैरिज है ना, सेम सेक्स मैरिज यानी कि लड़का लड़का से शादी करेगा और उसके बाद जो लड़की है लड़की से शादी करेगी। ये ऐसा करने वाला कौन सा देश बन गया है? ये बन गया है आपका नेपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, नेपाल। नेपाल की बात करें तो इसकी राजधानी काठमांडू है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ के जो ये हैं, क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री, यहाँ का रुपया जो है नेपालीज रुपया है और यहाँ के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल है, ये याद कर लीजिएगा। और प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल है, पुष्पा कमल दहल यहाँ पे ये है। ठीक है, नेपाल के बारे में यहाँ पे देखिए, 36 वर्ष का एक लड़का था, गुरुवन और सुरेंद्र पांडे के बीच ये नेपाल में शादी हो गया, पंजीकरण हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक जोड़ों के विवाह के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के लिए विवाह पंजीकृत किया गया है। ठीक है, ये लोग दोनों 9 साल से रिलेशनशिप में थे और 2016 में इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया। ताइवान एशिया में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला एकमात्र अन्य देश है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, एशिया में ताइवान, ताइवान क्या है? समलैंगिक विवाह को वैध मानने वाला यानी कि सही ठहराने वाला एकमात्र अन्य देश है, ये भी याद कर लीजिएगा, ताइवान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन यानी कि COP28 की बैठक 30 नवंबर को निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये दुबई में आयोजित किया गया था, COP28 है ना, COP28 ये याद कर लीजिएगा। और COP28 क्या है? तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 इसका एडिशन है, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये याद कर लीजिएगा। पेरिस क्लाइमेट डील के नाम से आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है ना, पेरिस डील, पेरिस समझौता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए COP28 में बैठक में ये 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक दुबई संयुक्त अरब अमीरात में ये हो रहा है, ये याद कर लीजिएगा। सम्मेलन दुबई में एक्सपो सिटी में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन और कार्बन उत्सर्जन पर लगाम लगाना शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा है। यानी कि आप देखिए, पहले भी बात हो चुका है कि कॉन्फ्रेंस जो भी COP होगा मीटिंग में, उसमें इससे पहले भी जो मीटिंग हुआ था उसमें डिसाइड हुआ था कि 2050 तक सभी देश जो है वो नेट कार्बन न्यूट्रल देश बन जाएंगे, है ना, नेट जीरो, कार्बन नेट जीरो बन जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो पाया है अभी तक, 2050 तक ऐसा लक्ष्य नहीं है। और उसी में भारत के द्वारा लक्ष्य रखा गया था 2070 तक वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, ये भारत का लक्ष्य है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी सारे अन्य देशों का लक्ष्य कितना है? तो वो 2050 तक है ना। भारत पे भी दबाव बनाया गया था कि आप भी बोलिए कि 2050 तक आप कार्बन उत्सर्जन को जीरो कर लेंगे, है ना। देखिए 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करेगा। देखिए इससे क्या हो रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ रहा है तो उस पर वैश्विक तापमान की वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस
तक सीमित करना है, ये इसका टारगेट है। और जबकि इससे कई गुना ज़्यादा अभी रिसेंट रिपोर्ट में हम लोग सेशन में अपना कवर भी किए थे कि रिसेंट रिपोर्ट में देखा जा रहा है कि जो टारगेट है कि वैश्विक यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5% 1.5 डिग्री टेम्परेचर से रोकना है, वो भी अभी नहीं हो पाया है। ठीक है, ये 1 मिनट फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसे ये टारगेट है, इसका मुख्य उद्देश्य है पेरिस समझौते के विकसित की प्रगति की समीक्षा करना, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ है। इस साल के हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए कौन सा देश भागीदार देश है? तो ये कौन सा देश भागीदार देश है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया, ये तीनों जो देश है ना, इस बार हॉर्नबिल जो फेस्टिवल का 24वां संस्करण हो रहा है, इसमें ये भागीदार देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, हॉर्नबिल। अब यहाँ पे देखिए, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, यहाँ के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। और जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो ला गणेशन है। ठीक है, देखिए जो राज्यपाल है ला गणेशन और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो महोत्सव के मुख्य अतिथि थे, ये याद कर लीजिएगा। ये 10 दिवसीय हॉर्नबिल महोत्सव आयोजित किया जा रहा है और ये 24वां संस्करण है हॉर्नबिल। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ही वो ये क्या बोलते हैं, एक मिर्च से रिलेटेड उत्सव होता है, आप उससे ये बताइएगा कि वो कौन सा उत्सव है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। नागालैंड में ये पहली बार मिथुन और टेनी वो की प्रदर्शनी प्रदर्शित की जाएगी। ठीक है, मुख्य हॉर्नबिल मंच पर 40 बैंड और 800 कलाकार शामिल होंगे। इस उत्सव में जर्मनी, अमेरिका, कोलंबिया और दक्षिण कोरिया के बैंड भी भाग ले रहे हैं, ये ऐसा है, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो विच स्टेट हैव वॉन द गोल्ड मेडल इन 13 सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप? तो ये जीता है पंजाब ने। और किसको हराकर? तो ये हरियाणा को हराकर जीता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पंजाब ने 13वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा को हराकर जीत लिया है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। 2023 का 13वीं हॉकी चैंपियनशिप ये जो है फाइनल में चेन्नई के मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम खेला गया है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। तमिलनाडु ने पेनल्टी शूट आउट में कर्नाटक को हराकर कांस्य पदक जीता। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहली बार 1928 में भारतीय हॉकी महासंघ के तत्वाधान में आयोजित किया गया था, यानी कि ये जो सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप है, ये पहली बार 1928 में ये भारतीय हॉकी महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ग्राहक सेवा बिंदुओं के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं प्रदान करने के लिए किस बैंक की शुरुआत की है? तो ये बैंक है अमा बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, और ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसको शुरुआत किया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है ना, अमा बैंक। चलिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री ये क्या बोलते हैं नवीन पटनायक है, और यहाँ के अभी नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? तो वो है रघुवर दास, जो कि बिहार के पहले झारखंड के पहले पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के तहत 4,373 बैंक रहित ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए अमा बैंक पहल शुरू की है। इस पहल के तहत पहले चरण में 750 पंचायतों को सीएसपी आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी, यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट के माध्यम से ये बैंकिंग सर्विसेज मिलेगा पंचायतों में, ठीक है ना। और शेष सभी पंचायतों को मार्च 2024 तक इसे कवर कर लिया जाएगा, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। ग्राहक सेवा बिंदु जो है ये आउटलुक, ये मतलब सीएसपी के जैसा यहाँ पे खोला जाएगा बैंकिंग में, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? तो भारत की जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो रेट है वो है 7.6, और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये जुलाई से
जुलाई से सितंबर तक है ना, जुलाई से सितंबर के बीच में ये जीडीपी वृद्धि दर यानी कि इंक्रीज जो हुआ है 7.6 के रेट से हुआ है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को किस राज्य ने अपना 61वां राज्य दिवस मनाया? तो नन अदर देन अगेन नागालैंड ने ही मनाया है। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नागालैंड अपना 61वां जो राज्य दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया है। ठीक है ना, नागालैंड। यहाँ पे देखिए 1 दिसंबर 1963 को भारत संघ का ये 16वां राज्य बना था नागालैंड। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो द्वारा नागालैंड स्कूल सुरक्षा नीति, डिजिटल प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म और नागालैंड आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप लॉन्च किया गया। उन्होंने नागालैंड एट 60 विषय पर फोटो प्रदर्शन का भी उद्घाटन किया, जो कि सूचना और जनसंपर्क विभाग के द्वारा आयोजित की गई थी। नागालैंड भारत के एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक भूमि से घिरा राज्य है, ये याद कर लीजिएगा। और इसकी राजधानी, इसकी जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में असम, दक्षिण में मणिपुर और पूर्व में म्यांमार से लगता है। ठीक है, इसकी राजधानी कोहिमा है। जूको घाटी नागालैंड के दक्षिणी क्षेत्र में विश्वेमा में स्थित है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं और यहाँ के राज्यपाल ला गलेशन है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन किया है? तो देखिए जगदीप धनखड़ जो उपराष्ट्रपति हैं वो केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव, ये वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव यानी कि ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल के पाँचवें जो एडिशन है उसका उद्घाटन किए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, 5वां। ठीक है ना, ये कहाँ पे हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। ठीक है, वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 ये 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक केरल की राजधानी में आयोजित की जा रही है। इसका जो विषय है वो है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियों और एक पूरा रुस्थान आयुर्वेद, ये इस बार का थीम है, ये याद कर लीजिएगा, थीम को इम्पोर्टेंट मार्क करके। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पे इंग्लिश में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। इंग्लिश में इसका थीम, क्योंकि थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड ए रिसर्जेंट आयुर्वेदा, ये याद कर लीजिएगा, ये इस बार का थीम है जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी रोधी जलयान किस डॉकयार्ड से लॉन्च किया गया है? तो देखिए 3 एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट फॉर द इंडियन नेवी हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच डॉकयार्ड? तो ये लॉन्च किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए ये भारतीय नौसेना के लिए 3 पनडुब्बी रोधी जलयान ये कोची शिपयार्ड से लॉन्च किया गया है। 8 पनडुब्बी रोधी ऐसा बनाना है जिसमें से अभी 3 को लॉन्च किया गया है। पहले 3 जहाज़ों को ये कोची शिपयार्ड से लॉन्च कर दिया गया है। पहले 3 जहाज़ का नाम क्या है? तो INS माहे, INS मलवान और INS मंगरोल। ये इसका निर्माण भारतीय नौसेना के लिए कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ही किया गया है। इस जहाज़ों को वाइस एडमिरल संजय सिंह, वाइस एडमिरल सूरज बेरी और वाइस एडमिरल पुनीत बहल की मौजूदगी में लॉन्च किया गया। यह जहाज़ 78 मीटर लंबे और 11.36 मीटर चौड़े हैं। इनकी अधिकतम गति 25 समुद्री मील है। ठीक है, याद रखिएगा, जो पानी में चलते हैं जहाज, उसका जो गति है वो समुद्री मील में नापा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय और कोचिन शिपयार्ड के बीच ये MOU साइन हुआ था। ठीक है, और 8 ऐसे पनडुब्बी जहाज़ों को बनाया जाने का हस्ताक्षर किया गया है, ये याद कर, जिसमें से 3 अभी मिल गया है। ठीक है, और अभी कितने बनाने हैं? 5। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में अमेरिकी राजनयिक और नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंगर का 29
नवंबर को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें 1973 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि नोबेल पुरस्कार फॉर द पीस है ना, नोबेल पुरस्कार फॉर पीस, ये याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये कब मिला था? 1973 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये अमेरिकी के राजनयिक और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं। 29 नवंबर का इनका निधन हो गया, कितने वर्ष की आयु में? 100 वर्ष की आयु में। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और 1973 में इनको ये पुरस्कार मिला था, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक सूचना है फ्रेंड्स कि अभी आपका हो सकता है सोमवार और मंगलवार को आपका बीच हम कंटेंट लेके ना उपस्थित हो पाएँ, किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो हम लोग उसके बाद वेडनेसडे से कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। ठीक है, तो आप बनाए रखिएगा ऐसे ही, और अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।